व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और चैप्टर नंबर 3 फिनिश कर देने के बाद अब मैं मेरे प्यारे बच्चों के साथ शुरू करने वाला हूं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। सो द न्यू कोर्स, न्यू चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज केमिकल बॉन्डिंग। गाइस, स्टार्ट करने से पहले कुछ बहुत सारी बेसिक बातें। चैप्टर के नोट्स अगर आप लेना चाहें तो यू गाइस कैन डाउनलोड ग्रेविटी सर्कल एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसके नोट्स पेड है प्यारे बच्चों। आपको इसके नोट्स के लिए आई थिंक 39 का पेमेंट करना होगा। तो अगर आप चाहें तो आप इसके नोट्स ले सकते हैं फ्रॉम ग्रेविटी सर्कल एप्लीकेशन। आप नोट्स एप्लीकेशन के अंदर ही असेस कर पाओगे। तो अगर आप चाहें, अगर आप की इच्छा हो तो ही लीजिए, अदरवाइज आप साथ साथ में पढ़ते चलो और अपने खुद के नोट्स बनाते चलो, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप खुद के नोट्स बनाओगे पढ़ के ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन फिर भी अगर रेफरेंस के लिए चाहिए तो आप वहां से ले सकते हो। अगर हम इस चैप्टर की बात करें, दैट व्हाई वी स्टडी दिस चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर क्यों पढ़ा जाता है, तो देखो, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा। आपने उसके अंदर एक एटम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ली। एटम क्या होता है, न्यूक्लियस कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, किस तरीके से एक एटम दिख सकता है। लेकिन आप लोगों ने अभी तक यह नहीं जाना कि जो सिंगल एटम होता है, जो हमारा एटम होता है, जो हमारा सिंगल एटम होता है, एटम नेवर एग्जिस्ट, एटम नेवर एग्जिस्ट इन एन आइसोलेटेड फॉर्म, इन एन आइसोलेटेड फॉर्म। प्यारे बच्चों, इस बात का क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं। आइसोलेटेड फॉर्म का मतलब होता है अकेला। मतलब इस दुनिया में आप लोगों ने कभी हाइड्रोजन को इस तरीके से अकेले नहीं पाया होगा, ऑक्सीजन को आपने इस तरीके से कभी अकेला नहीं पाया होगा, फ्लोरीन आपको कभी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, यानी ये कभी भी आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं मिलते। बट एक्चुअली दे आर फाउंड इन, बट एक्चुअली दे आर फाउंड इन a molecular form. They are found in a molecular form that is in a group. They are always found in a group. यानी H आपको हमेशा इस तरीके से दिखाई देगा, H2 के फॉर्म में। O आपको हमेशा इस तरीके से O2 के फॉर्म में दिखाई देगा। देन F हमेशा आपको F2 के फॉर्म में दिखाई देगा। लाइकवाइज, मतलब दे आर ऑलवेज फाउंड इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्म और इन अ ग्रुप फॉर्म। तो यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है दैट व्हाई एटम्स आर फाउंड इन ग्रुप्स, व्हाई दे आर फाउंड इन ग्रुप्स। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन और खड़ा होता है हमारे सामने, दैट देयर आर सम कंपाउंड्स नोन एज, एलिमेंट्स नोन एज नोबल गैसेस। हमारे पास में कुछ गैसेस होती है जिनका नाम क्या है, नोबल गैसेस। अगर आप इन नोबल गैसेस की बात करें, यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनेसॉन, ये जो आपकी नोबल गैसेस है, दीज नोबल गैसेस आर ऑलवेज फाउंड इन आइसोलेटेड फॉर्म, आर ऑलवेज फाउंड इन एटॉमिक फॉर्म भी बोल सकते हैं। प्यारे बच्चों, एटॉमिक फॉर्म का मतलब है सिंगल एटॉम के फॉर्म में, और इन आइसोलेटेड फॉर्म। आइसोलेटेड मतलब अकेले रहेंगे, ये मॉलिक्यूल नहीं बनाते। तो अब सवाल यह आता है कि जब सारे एलिमेंट्स, मैं कहता हूं कि ग्रुप्स के अंदर या मॉलिक्यूल्स के अंदर मिलते हैं, तो फिर इन एलिमेंट्स में ऐसा क्या हो जाता है, कि ये अकेले रहते हैं। तो अब हम लोगों को इस केमिकल बॉन्डिंग नाम के चैप्टर के अंदर बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस के हमें आंसर चाहिए। पहला सवाल कि एक एटम हमेशा अकेला क्यों नहीं पाया जाता। दूसरी बात, जब वो अकेला नहीं पाया जाता, मतलब जब वो ग्रुप में पाया जाता है या मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है, जैसे H2, O2, F2, तो क्या सिर्फ इसी फॉर्म में पाया जा सकता है? नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बोले तो HF, मतलब यहां पर आप देखो तो दो अलग अलग एटम कंबाइन हो रहे हैं। अगर हम यहां पर बात करें H2O की, तो आपको H2O कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। यहां पर 3 एटम कंबाइन हो रहे हैं। और हमारे पास में और ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज C12
C6H12O6, इस तरीके से हमारे पास में और कॉम्प्लेक्स और बड़े बड़े ग्रुप्स भी हो सकते हैं। तो कितने टाइप के ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाए जा सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि अगर ये मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, मतलब अगर एटम ग्रुप में रहता है या हमेशा ग्रुप में पाया जाता है, तो ये ग्रुप बना तो बना कैसे? क्या ये ग्रुप सिर्फ एक ही टाइप का है, यानी क्या ये मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही टाइप का है कि अलग अलग टाइप के हो सकते हैं? फिर एक क्वेश्चन आता है कि अगर ये H और ये F जुड़े हुए हैं तो इनको कौन जोड़ता है? H और F के बीच में ऐसा क्या है जिसने इन दोनों को जोड़ दिया? क्या यहां पर फेविकॉल है जिसका मजबूत जोड़ इन्हें नहीं छोड़ने दे रहा है एक दूसरे को, या आपने फेविक्विक लगा के इसको चिपका दिया, ऐसा कुछ हुआ? या यहां पर कोई और फिजिकल फोर्स काम कर रहा है, जैसे कि दो मैग्नेट एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, चिपक जाते हैं एक दूसरे से, तो क्या यहां पर ऐसी कुछ चीज काम कर रही है? तो हम वो देखेंगे। अब अगर इन दोनों एटम्स के बीच में कोई फिजिकल फोर्स काम कर रहा है तो वो फिजिकल फोर्स किस टाइप का है? क्या एक ही टाइप का फिजिकल फोर्स हो सकता है या अलग अलग टाइप के फिजिकल फोर्स हो सकते हैं? तो हमको ये स्टडी करनी है। उसके बाद हमें यह देखना है कि नोबल गैसेस में ऐसा क्या है कि ये बॉन्डिंग नहीं करते और दूसरे एटम्स में ऐसा क्या है कि ये बॉन्डिंग करते हैं। क्या यहां तक आप लोगों को इस चैप्टर का बेसिक फंडा समझ में आया? इतना समझ लेने के बाद आप प्यारे बच्चे, एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको यहां पर सिखाना चाहूंगा, जिसके बाद अब आप लोगों को पूरी केमिस्ट्री में इस कंसेप्ट का यूज करना होगा। देखो प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर एक सिस्टम की अब ये सिस्टम कौन हो सकता है? आपका एटम भी हो सकता है, आपका मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। केमिस्ट्री में मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं। तो अगर आपके पास में सिस्टम के पास हैव हाई एनर्जी, अगर आपके एक सिस्टम के पास हाई एनर्जी है, तो प्यारे बच्चों हाई एनर्जी का मतलब होगा कि वो एक जगह नहीं बैठ पाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बहुत ज्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी दे दूं तो आप भागोगे, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का काम क्या? आपकी स्पीड बढ़ाना। आपने क्लास 9th में मेरे प्यारे बच्चों ने ये बात पढ़ के आए होंगे कि गरम खाने की खुशबू आप तक जल्दी पहुंचती है। अगर आपके घर में गरम गरम खाना बन रहा है तो आपको घर के गेट तक, अगर आप घर के गेट से अंदर घुस रहे हो तो आपको खुशबू हो जाएगी, हा, आज मेरे पसंद का खाना बन रहा है। क्यों? गरम खाने की खुशबू दूर तक क्यों फैलती है? क्योंकि खाना जब गरम होता है तो उसकी जो फ्रेग्रेंस जो होती है, जो एयर में उसके जो फ्रेग्रेंस के पार्टिकल होते हैं वो भी गरम होते हैं, तो वो हाई स्पीड से भागते हैं। क्यों? क्योंकि वो गरम है। गरम मतलब एनर्जी ज्यादा है। तो अगर किसी भी सिस्टम की एनर्जी ज्यादा है तो क्या वो एक जगह बैठ पाएगा? अगर मैं आपके पिछवाड़े आग लगा दूं तो क्या एक जगह बैठ पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है, भागोगे इधर उधर। तो सीधी सी बात है, अगर सिस्टम है हाई एनर्जी देन इट हैव लो स्टेबिलिटी। प्लीज गाइस, इसकी स्टेबिलिटी कैसी रहेगी? लो रहेगी। इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो एक चीज आप यहीं पर याद कर लो, दैट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज इस बात का आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। तो अगर किसी सिस्टम की जो एनर्जी है, अगर किसी सिस्टम की एनर्जी लो हो जाती है तो उसकी स्टेबिलिटी कैसी हो जाएगी? फिर उसकी स्टेबिलिटी हाई हो जाएगी। अब जरा एक बात सोचो, आप लोगों को क्या चाहिए लाइफ में? स्टेबिलिटी। भाई मुझे तो स्टेबिलिटी पसंद है। क्या स्टेबिलिटी? अच्छा पढ़ लूं, अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लूं, अच्छे कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूं, इस बीच कोई अच्छी जॉब लग जाए, बढ़िया 1 लाख रुपए महीना कमाऊं, 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए महीना कमाऊं, बढ़िया लाइफ चल रही है, खाऊं पीऊं ऐश करो, आराम करो, घूमो फिरो, ये स्टेबिलिटी चाहिए। तो हर इंसान को स्टेबिलिटी चाहिए भाई लाइफ में। तो आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स इसमें पीछे क्यों रहे? तो दुनिया में हर किसी को क्या चाहिए? स्टेबिलिटी। तो हम लोग जो एक बात यहां पर ध्यान रखेंगे वो ये है कि कोई भी एटम क्यों ग्रुपिंग करके, क्यों बॉन्डिंग करके मॉलिक्यूल बनाता है? ताकि उनकी एनर्जी कम हो जाए और उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो हम लोग यहां पर स्टार बना के इस पॉइंट को आज यहीं पर नोट करेंगे, दैट एवरी एटम इन यूनिवर्स
एवरी एटम इन यूनिवर्स, यूनिवर्स छोड़ दो, या एवरी एटम ही अपन याद रखें, यूनिवर्स तक क्यों जाए, ट्राइस, एवरी एटम ट्राइज टू लो इट्स एनर्जी टू इंक्रीज इट्स स्टेबिलिटी। यानी यूनिवर्स में या आपके आसपास में हर एटम कोशिश करता है कि वो अपनी एनर्जी लो करे और स्टेबिलिटी इंक्रीज करे बाय डूइंग बॉन्डिंग। और ये सिर्फ वो कब कर सकता है, जब वो क्या कर सके, केमिकल बॉन्डिंग कर सके। और यही हमारे चैप्टर का नाम है। तो हम लोग इस पूरे चैप्टर के अंदर यही सीखने वाले हैं कि एक एटम कैसे केमिकल बॉन्डिंग करता है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी कम हो जाती है और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो यूनिवर्स में या आपके आसपास जो सिस्टम है उसमें वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। क्या ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई, अच्छे तरीके से क्लियर हो गया ये मामला? चलो, तो अब आप लोग रेडी हो इस चैप्टर के, आपके माइंड में एक इमेज बन गई है, एक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि आप और मैं मिलकर इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। चलिए एक बार मेरे साथ सारे बच्चे रिवाइज करो फटाफट से। हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक एटम जो कि अभी अनस्टेबल है वो केमिकल बॉन्डिंग करके एक मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश करेगा ताकि उसे क्या मिल सके, स्टेबिलिटी। और जब वो मॉलिक्यूल बनाएगा तो वो अपनी सारी एक्स्ट्रा एनर्जी इन्वायरमेंट में रिलीज कर देगा, मॉलिक्यूल बन के स्टेबल हो जाएगा और शांति से एक जगह बैठ जाएगा। तो ये हम लोग इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। अब हम लोग ये सीखेंगे कि एक एटम किस तरीके से दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है, दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग करता है और एक मॉलिक्यूल बना के हमको देता है। हम ये भी जानेंगे इस चैप्टर के अंदर कि क्यों नोबल गैसेस बॉन्डिंग नहीं करती, क्या एटम्स जो कि नोबल गैसेस के एटम्स हैं उन्हें बॉन्डिंग करने की जरूरत नहीं है, तो क्या वो ऑलरेडी पहले से उनकी एनर्जी कम और स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो यही सारे कॉन्सेप्ट तो हमें इस चैप्टर के अंदर सीखने हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मृत्युंजय पंड्या, आप देख रहे हैं ग्रेविटी सर्कल। चलिए शुरू करते हैं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत, फाइन, गुड। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले, कोई भी एक टॉपिक सीखने से पहले मैं आपको समझा देता हूं कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर एटम का काम तो खत्म हो गया। हम लोगों को यहां पर देखना है कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो हम लोग यहां पर देखेंगे व्हाट आर मॉलिक्यूल्स। ये आप लोगों को एनसीईआरटी के अंदर नहीं दे रखा है, बट मेरा ऐसा मानना है कि मेरे सारे प्यारे बच्चों को ये बात पता होना चाहिए। ओ मेरे गुलजारी लाल, क्या तुम्हें पता है कि ये मॉलिक्यूल क्या है? मैं बताता हूं, मैं बताऊंगा तुम्हें कि मॉलिक्यूल क्या है। मॉलिक्यूल्स आर द ग्रुप ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स क्या है? दीज आर द ग्रुप ऑफ एटम्स that are held together by force of attraction, or we can say physical forces, अब आप बोलोगे सर फिजिकल फोर्सेस, क्या ये फिजिक्स से रिलेटेड है? तो जी हां मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इसके अंदर एटम्स के बीच में आप ये पढ़ने वाले हो कि कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। इट बिलोंग्स टू फिजिकल केमिस्ट्री। तो केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है, या केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आप जो भी स्टडी करोगे वो कौन सी फील्ड को बिलोंग करेगी? वो फिजिकल केमिस्ट्री को बिलोंग करेगी। क्या ये बात समझ में आ गई? तो व्हाट आर मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स कुछ भी नहीं है, दीज आर ग्रुप ऑफ एटम्स। एटम्स का ये ग्रुप है, और इन ग्रुप ऑफ एटम्स में एक दूसरे से एटम को किसने जोड़ रखा है? एटम्स कैसे जुड़े हुए हैं? एटम्स जुड़े हुए हैं बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या मैं कहूं फिजिकल फोर्सेस। अभी मैंने यहां पर स्पेसिफाई नहीं करा है कि किस टाइप का फोर्सेस, ये फोर्सेस किस टाइप के हैं ये हम लोगों ने नहीं देखा है। हम लोग अभी सिर्फ ये जानते हैं कि कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिन्होंने इसको पकड़ रखा है। जैसे दो मैग्नेट है भाई, एक मैग्नेट का तुम नॉर्थ पोल ले आओ और एक मैग्नेट का आप साउथ पोल ले आओ, वो अट्रैक्ट कर जाएंगे एक दूसरे को। जैसे एक नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है,
तो कुछ इस तरीके के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली इनके बीच में होंगे। अब अगर अपन बात करें मॉलिक्यूल्स की, तो बेटा मॉलिक्यूल्स के टाइप्स भी होने चाहिए। सो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसमें सबसे पहला टाइप होता है होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। प्यारे बच्चों ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ेंगे। होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक, इस वर्ड को तोड़ते हैं बेटा। देखो होमो का मतलब होता है सेम एंड न्यूक्लियर का मतलब होता है न्यूक्लियस। अब एक बात बताओ, आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ के आए हो और आपको इतना नॉलेज तो है कि कभी भी न्यूक्लियस में से प्रोटॉन निकालना और न्यूट्रॉन निकालना हमारे लिए आसान नहीं है। हम सिर्फ किसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन के साथ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसपास घूम रहा है। न्यूक्लियस एक बहुत छोटी सी बॉडी है। अगर आपके एटम का साइज 10⁻⁻10 मीटर है तो न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 मीटर है। मतलब याद करो, मैंने आपको इमेजिन करवाया था कि एक फुटबॉल ग्राउंड के अंदर एक फुटबॉल बीचों बीच रखी हुई है, तो वो फुटबॉल आपका न्यूक्लियस है और फुटबॉल ग्राउंड आपका एटम है। तो एटम के मुकाबले न्यूक्लियस बहुत छोटा है, तो न्यूक्लियस में से प्रोटॉन निकालना हमारे लिए नामुमकिन है। अब अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन के न्यूक्लियस की, इफ आई टॉक अबाउट ऑक्सीजन न्यूक्लियस, तो प्यारे बच्चों ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन्स फिक्स होंगे। अगर मेरे पास में नाइट्रोजन होगा तो नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन फिक्स होंगे। अगर मेरे पास में फ्लोरीन होगा तो उसके अंदर 9 प्रोटॉन्स फिक्स होंगे। अगर मेरे पास में सोडियम होगा तो उसमें 11 प्रोटॉन फिक्स होंगे। क्या कभी किसी एटम के प्रोटॉन्स में कभी कोई चेंज आ सकता है? क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि न्यूक्लियस ने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया और अब न्यूक्लियस के पास 8 प्रोटॉन हो गए? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब अगर किसी के पास 8 प्रोटॉन है तो वो पक्का न्यूक्लियस किसका है? ऑक्सीजन का है। मतलब न्यूक्लियस हर एटम का स्पेसिफिक होता है। ऑक्सीजन का न्यूक्लियस स्पेसिफिक होगा 8 प्रोटॉन वाला। 8 प्रोटॉन वाला न्यूक्लियस ऑक्सीजन का, 9 प्रोटॉन वाला न्यूक्लियस फ्लोरीन का। इलेक्ट्रॉन के नंबर कम ज्यादा होते हैं। हम लोगों ने सीखा है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी किए जा सकते हैं और डोनेट भी किए जा सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन के साथ ऐसा प्यारे बच्चों कभी नहीं होगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर बंधा हुआ है। तो अगर सेम न्यूक्लियस है तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि एटम ही सेम है? भाई अगर न्यूक्लियस सेम है तो एटम भी सेम ही होगा। भाई न्यूक्लियस अलग अलग थोड़ी है, यहां पर सेम न्यूक्लियस है। मतलब यहां पर जो 2 अलग अलग न्यूक्लियस होंगे वो सेम टाइप के हैं। और यहां पर इसने आगे और स्पेसिफाई कर दिया डाई। डाई का मतलब होता है 2 एंड एटॉमिक मतलब एटम। मतलब यहां पर 2 एटम जुड़ेंगे इस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 2 एटम जुड़ेंगे और वो कैसे होंगे? सेम टाइप के 2 एटम जुड़ के मॉलिक्यूल बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल H2, फॉर एग्जाम्पल O2, फॉर एग्जाम्पल N2, फॉर एग्जाम्पल F2, Cl2, Br2, I2, इस तरीके से। तो आप यहां पर देख पा रहे हो कि यहां पर H2 के अंदर दोनों एटम हाइड्रोजन के हैं, O2 में दोनों एटम ऑक्सीजन के हैं, लाइकवाइज। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। आगे चलते हैं। सेकेंड टाइप इज कॉल्ड एज हेटेरोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नाउ व्हाट आर प्यारे बच्चों हेटेरोन्यूक्लियर? अभी समझते हैं। भाई डायएटॉमिक का तो मतलब समझ गया, डाई मतलब 2 एंड एटॉमिक का मतलब एटम्स। मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर भी टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? 2। जैसे यहां पर आपको दिख रहे थे 2 एटम है सब में, लेकिन यहां पर हेटेरो का मतलब हो जाता है डिफरेंट एंड न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस। मतलब यहां पर 2 एटम होंगे जरूर, लेकिन क्या वो सेम टाइप के होंगे? ना 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 ना, यहां पर 2 एटम होंगे लेकिन डिफरेंट टाइप के। फॉर एग्जाम्पल HCl। अब यहां पर देखो हाइड्रोजन एक एटम अलग है, Cl एक एटम अलग है, लेकिन दोनों जुड़कर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो देखो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है
एक एटम हाइड्रोजन का, एक एटम क्लोरीन का, डायटॉमिक है। और हेट्रोन्यूक्लियर मतलब एक एटम हाइड्रोजन का, एक एटम क्लोरीन का। फिर आप देखें HBr, HF, HiCO कार्बन मोनोऑक्साइड, NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। आप बात समझ गए? इस तरीके से क्या ये चीज क्लियर हो गई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई डाउट? क्या दोनों टाइप के न्यूक्लियसेस आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए मेरे प्यारे बच्चों को? श्योर? इतना नोट करा तो आगे बढ़ते हैं मेरे लाडलो। चलिए थर्ड बात करते हैं। थर्ड टाइप का होगा होमोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक, होमोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ना बेटा होमोन्यूक्लियर मतलब ऊपर वाली बात फिर आ गई। होमोन्यूक्लियर का मतलब क्या होगा? होमो मतलब सेम एंड न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, यानी यहां पर जितने भी एटम आएंगे वो सब एक जैसे आएंगे। और पॉली का मतलब होता है मैनी, एंड एटम्स मतलब एटम मतलब इसके अंदर एक जैसे बहुत सारे एटम जुड़कर एक मॉलिक्यूल बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल O3, देखो ओजोन, इसके अंदर 3 एटम है, 2 से ज्यादा है, 2 होते तो डायटॉमिक में आता, लेकिन यहां तो 3 है तो 3 से ज्यादा है, यानी ओजोन हो गया। देन आप देखें S6 6 सल्फर जुड़कर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। S8 8 सल्फर मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। P4 इस तरीके से। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? होमोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। वेरी गुड। चलिए फोर्थ की तरफ चलते हैं। देन आता है फोर्थ इज हेट्रोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब ये तो आप खुद ही समझ गए होंगे सर, क्या हेट्रो मतलब डिफरेंट, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, पॉली मतलब मैनी, एटॉमिक मतलब एटॉम्स। तो क्या हो गया? बहुत सारे एटम अलग अलग टाइप के जुड़कर एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल H2SO4, 2 हाइड्रोजन है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, 4 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 2 6 और 1 7, 7 एटम जुड़े, 7 एटम जुड़े। और 7 एटम में से ऑक्सीजन अलग है, सल्फर अलग है, हाइड्रोजन अलग है, तो ये पॉलीएटॉमिक हो गया, बहुत सारे एटम जुड़ गए। और हेट्रोन्यूक्लियर है, हाइड्रोजन अलग है और सल्फर अलग है, ऑक्सीजन अलग है। ग्लूकोज C6H12O6, ये भी देखो आप यहां पर HNO3, ये भी देखो आप यहां पर, सब अलग अलग टाइप का है। Na2SO4, ये देखो आप, ये भी अलग टाइप का है ना। जैसे यहां पर भी NaCl एक एग्जांपल मुझे याद आ गया, KCl से एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं। तो ये हो गए प्यारे बच्चों आपका क्लासिफिकेशन। आपने एटम्स पढ़ लिया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। अब आपने यहां पर मॉलिक्यूल्स पढ़ लिया, मॉलिक्यूल्स के आप लोगों ने टाइप पढ़ लिए। तो अब बेटा हम लोग यहां पर यही सीखने वाले हैं कि ये जो इतने टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं ये कैसे बने, वो कौन सा फोर्स है, वो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ जो एटम्स को एक दूसरे के साथ पकड़ा हुआ है। कभी वो 2 सेम टाइप के एटम पकड़ता है, कभी वो 2 अलग टाइप के एटम पकड़ता है, कभी वो 1 से ज्यादा सेम टाइप के एटम पकड़ता है, कभी वो 1 से ज्यादा अलग टाइप के एटम्स भी पकड़ लेता है। तो वो कौन सा फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एटम्स को जोड़े हुए है एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए। कौन कौन सी थ्योरीज इस चैप्टर के अंदर दी गई इन मॉलिक्यूल्स को समझाने के लिए, वही हमको इस चैप्टर के अंदर पूरी तरीके से डिस्कस करना है। तो यहां तक की बात अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई हो तो दैट इज वेरी गुड। नाउ गाइस, इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट पार्ट, इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी सबसे पहली थ्योरी, दैट इज लुईस कोसेल थ्योरी। तो लुईस कोसेल थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग के वर्ल्ड में सबसे पहली थ्योरी थी, सबसे पुरानी थ्योरी थी, जो 2 अलग अलग साइंटिस्ट्स ने 1916 में। अब एक बात बताओ, केमिकल बॉन्डिंग की थ्योरी क्या बहुत पुरानी होगी? 1800 1700 की होगी? भाई जब एटम पूरी तरीके से डिस्कवर हो गया, जब पीरियोडिक टेबल पूरी तरीके से आ गई, उसी के बाद इनकी फर्दर स्टडी की गई होगी। तो 1913 में आपको मोजले ने नया पीरियोडिक टेबल दे दिया था। 1900 के आसपास आपके जे थॉमसन ने
आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में बता दिया था, देन आपको कुछ सालों बाद रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में बता दिया था। तो अब जो भी स्टडी करेंगे वो अपन 1916 और उसके बाद की करेंगे। तो ईयर्स वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि लगभग ये 100 साल पुराना कंसेप्ट ही पढ़ना है, कोई 200-300 साल पुरानी हिस्ट्री में हमको जाना नहीं है। बहुत ईजी चैप्टर है, बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अगर वीडियो फर्स्ट देख रहे हो तो इसको लास्ट तक देखना, तभी मजा आएगा। पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे गाइस।